हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग यहाँ पे पीईटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इसके 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, 51 से करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। 51 देखिए, चर्चित पुस्तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी रैंक द ड्रैगन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट किताब है ये। किताब प्रदीप गुहा के द्वारा लिखी गई है। 52 में पूछा है 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य देश भर में वन्यजीव सप्ताह मनाया गया है। यहाँ पे 2020 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि ये जो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं वो हर साल 2 से 8 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप लोग याद रखें। और 2021 की जो थीम थी, क्योंकि सबसे लेटेस्ट तो 2021 ही है ना, 2022 का अक्टूबर तो अभी आया नहीं, तो 2021 की थीम पूछ सकता है। तो थीम याद रखें, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, वन और आजीविका। क्लियर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो तो 2020 के लिखे हुए हैं, तो इसको अभी स्किप कर दीजिए। ये 2021 का डेटा आप लोग याद रखें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुराने थे तो मैंने उनको स्किप कर दिया, जो ज़्यादा रेलिवेंट है उनको हम लोग देख ले रहे हैं। 59 में पूछा है किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की। पहले तो इसका पर्पज जान लीजिए। पर्पज उन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये स्कीम उत्तर प्रदेश की है। ये निःशुल्क तैयारी करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई के बारे में पूछ रहे हैं। अभी वर्तमान में सीजीआई कौन है, एनवी रामन्ना। इनका स्थान याद रखें, ये 48वें सीजीआई हैं। ये पूछ लेता है कभी कभी। चलिए 61 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। बी फॉर ब्राज़ील, आर का मतलब रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 है, ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का क्या अर्थ है। वैसे भीम उतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना फ़ोन पे हुआ है या फिर गूगल पे हुआ है। इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये ऑप्शन करेक्ट है। 63 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानवीकृत संस्था नहीं है। यहाँ पे बस आप लोग ISI के बारे में जाना है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका IT से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कोई भी उत्पाद भारतीय मानक के हिसाब से है या फिर नहीं है, ये काम ISI करती है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 64 है, अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट बुक है। इनके रचयिता कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनको राष्ट्रगुरु भी बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रगुरु का इनको दर्जा दिया गया था। बाल गंगाधर साहब की भी बुक्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है। मराठी के बारे में पूछते हैं, केसरी के बारे में पूछते हैं, गीता रहस्य के बारे में पूछते हैं। ये सब बाल गंगाधर तिलक साहब द्वारा लिखी गई थी। चलिए 65 देखिए, 65 में क्या पूछा है, नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था। 1951 न्यू दिल्ली। बी ऑप्शन सही है। एशियाड यानी ये पहले एशियन गेम्स के बारे में पूछ रहे हैं। पहला एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में खेला गया था 1951 में। और अभी 2022 के एशियन गेम्स कहाँ पे हुए, ये चाइना में हुए, ये भी याद रखें। चलिए 66 है, पहली क्लोन डॉली ये क्या थी। ये डॉली भेड़ थी। कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो 67 देखिए, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। सबसे पहले तो भारत रत्न है ना, भारत रत्न पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे ये जो पद्म पुरस्कार होता है, पद्म पुरस्कार में 3 श्रेणी होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण। क्लियर है। तो यहाँ पे तीसरा पूछा था, तो तीसरा क्या हो जाएगा, पद्म भूषण हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। चलिए 68 में है, यार्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ। ये क्वेश्चन पूछने का पता नहीं क्या मतलब है इनका। यार्क एक शहर है इंग्लैंड का। यहाँ पे सोशल वर्क 1966 से स्टार्ट हुए थे। ये ऑप्शन 69 है, ये इंपॉर्टेंट है। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 1999 अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण परीक्षण, पूरी दुनिया शौक रह गई थी। ये परीक्षण हुआ कब था, 11 मई 1999। तो 11 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 मंजीरा लोक नृत्य में, फोक डांस में निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। नगाड़ा भी बजाया जाता है, डफली भी बजाया जाता है, मंजीरा भी बजाया जाता है। तीनों सही हो जाएगा। एक राजस्थान का लोक नृत्य है, फोक डांस है। ठीक है। अब यहाँ के बाद से ये हिंदी पैरा के क्वेश्चन होते हैं। हिंदी पैरा इतना बड़ा होता है कि हम स्क्रीन पर दिखा नहीं पाते हैं, इसलिए टेलीग्राम पर मैं इसकी PDF प्रोवाइड आपको करा देता हूँ।
इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये हिंदी वाले क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि आसान होते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं इसमें। 81 से मैथ के क्वेश्चंस रहते हैं, पैरा पाई चार्ट वगैरह टेबल वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ईजी होते हैं वो भी। खैर ठीक है, तो हम लोग फिर 81 से शुरू करते हैं। आइए 81 से 85 देखिए। यहाँ पे ग्राफ आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख लेना, मैं राइट हैंड साइड में क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। विभिन्न वर्षों में ये उत्पादन दिखाया गया है। 81 में लिखा हुआ है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों का उत्पादन औसत उत्पादन से कम रहा। तो पहले तो औसत उत्पादन देखना पड़ेगा, उसके बाद देख पाएंगे कि कितने वर्षों का ज़्यादा है कितने का कम है। डेटा आपके पास है ही, सभी को जोड़ना है और सबको जोड़ के यहाँ पे कितने वर्ष का ये उत्पादन दिया है, 7 वर्षों का। 1 2 3 4 5 6 7, आप इनको जोड़ेंगे तो ये 330 आ जाएगा। डिवाइड बाई 7, इससे भाग करिए, ये 47.14। तो 47 से कम किस किस का है, ये आपको 40 दिख रहा 2008 का, इसके अलावा 45 दिख रहा 2009 का, 20 भी दिख रहा 2010 का, इसके अलावा ये वाला 45 भी दिख रहा 2013 का, और ये 30 भी दिख रहा 2014 का। कितने साल हो गए, ये 5 साल हो गए जिनका औसत उत्पादन से भी कम उत्पादन है। इन 5 सालों में उत्पादन औसत उत्पादन से कम रहा। 82 देखिए, किस वर्ष उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे ज़्यादा कम या बढ़ोतरी प्रतिशत रहा। तो यहाँ पे ग्राफ को देख के सीधा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जंप कहाँ पे दिख रहा है आपको, 11 में दिख रहा। 20 से सीधा जंप 70 पे हुआ है, तो यहीं पे इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 कीजिए, 2009 का उत्पादन 2012 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। 2009 का यहाँ पे देखिए 45 दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 45 लिख लिया। 2012 का 80 है, यहाँ पे 80 लिख लिया। तो इसको कैसे करें, 80 का कितना परसेंट 45, ऐसे ही तो निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x हो जाएगा यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, ये 450 डिवाइड बाई 8, तो ये 56.25% आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया। चलिए 84 देखिए, 2009 से 2012 तक के उत्पादन का औसत 2013 और 2014 के उत्पादन का आसन्नता कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2009 से 2012 तक का औसत उत्पादन निकाल लीजिए। 2009 का कितना है डेटा, 45 है, मैंने 45 लिखा। 2010 का लिखिए 20 लिखा, 2011 का लिखिए 70, और 2012 का 80 हो गया ना। 2009 से 2012 तक एवरेज निकालना है तो 4 से भाग कर दीजिए, कितना आया, इसको भाग कर लीजिए 53.75। अब इतने सेक्शन को सॉल्व कर लीजिए। 2013 का डेटा कितना है आपके पास, 45 है। 2014 का कितना है, 30 है। ग्राफ पे देखते रहें आप लोग, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना हुआ, 75। अब ये पूछा है कि ये 53.75 इस 75 का कितना परसेंट है, तो 75 का कितना परसेंट 53.75 है, ऐसे लिखोगे ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये लगभग 71% आ जाएगा, ठीक है। 71%, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 85 में पूछा है 2012 का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन का आसन्नता कितना प्रतिशत है। देखिए 2012 का उत्पादन ग्राफ से देख लीजिए 80 है, बाकी सभी वर्षों का औसत उत्पादन हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे, 81 में किए थे, है ना। 81 में कितना आंसर आया था औसत उत्पादन, 47.14 आया था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से 47.14। अब इसमें ये बताना है कि 80 जो है वो 47.14 का कितना परसेंट है, 47.14 का कितना परसेंट है 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170% आ जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। आइए 86 से 90 कर लीजिए। यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि आपको दिख रही है, और एक किस वर्ष में कितनी हुई है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। 2006 में 40%, 2007 में 50%, 2008 में 40, इस तरीके से। पहला प्रश्न है कितने वर्षों के लिए प्रतिशत वृद्धि 100 से अधिक है। तो आप यहाँ पे ग्राफ पे देख लीजिए, तो आप यहाँ ग्राफ से प्रतिशत वृद्धि 100% से ऊपर देख सकते हैं। आप यहाँ पे 120 देख सकते हैं 2009 का। 2010 का 100% ही है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अधिक पूछा है, 100 से अधिक पूछा है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2011 का आ जाएगा, 2012 का आ जाएगा, और 2013 का आ जाएगा। यानी 4 वर्ष ऐसे हैं जिनका परसेंटेज इंक्रीमेंट 100% से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 में पूछा गया दिए गए सभी वर्षों में औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो यहाँ पे सभी वर्षों का जोड़ दीजिए, डेटा आपके पास है ही, 40 है, 60 है, सॉरी ये 60 नहीं, ये 50 है, ये 50 है, ये 40 है, 120, 100 और ये 120, ये कितना हुआ 130 हुआ, और ये 140। इन सभी को आप जोड़ देंगे और भाग कितने से करेंगे, ये कितने वर्ष दिख रहे हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है। इनको जोड़ लेना तो ये 740 आ जाएगा। डिवाइड बाई 8 कर देना तो ये औसत आ जाएगा। इसकी काटापीटी कर लेना तो 92.5% आ जाएगा, ठीक है। चलिए 88 देखिए, कितने वर्षों के लिए प्रतिशत वृद्धि दिए गए वर्षों की औसत वृद्धि से कम है। औसत वृद्धि आपने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में निकाला 92.5%, यही थी ना, ये औसत वृद्धि थी। अब इस ग्राफ में देख लीजिए कि 92.5 से किस किस वर्ष का ज़्यादा है। तो आपको 2009 का 120 दिख रहा, 2010 का 100 दिख रहा, 11 का, 12 का और 13 का, यही है ना, 92.5 से ज़्यादा है। तो ये 5 वर्ष हो गए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान आसान से क्वेश्चन है। ये 89 देखिए, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि अपने से पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम है। 88 में करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे कम पूछा था ना, तो कम तो यहाँ पे 3 वर्ष हैं, ठीक है। मैंने आंसर वहाँ पे ज़्यादा वाले पे लगा दिया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पे 2008 और 2010 की गणना काउंट नहीं करनी है। तो 2008 से पिछला वर्ष कौन हुआ, 2007, इस डेटा को आपको स्किप कर देना है। और 2010 के पहले 2009 है, इसको स्किप कर देना है। तो हम लोग को देखना क्या क्या है, 2007 का देख लीजिए 2006 के साथ, 2009 का देख लीजिए 2008 के साथ, 11 का देख लीजिए 10 के साथ, 12 का 11 के साथ और 13 का 12 के साथ। तो पहले 2007 का 2006 से देख लेते हैं। 2007 का डेटा कितना है आपके पास, ये 50 है, और 2006 का ये 40 है। परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू इंटू 100। ये 2007 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 10/40 हो गया, ये 100 कर लेना, इसको काटा पीटी कर लेना, कितना आएगा, 25% आया ना। 2007 का 25% आया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 25%। ऐसे ही 2009 का 2008 से देख लीजिए। 2009 का डेटा आपके पास 120 है और 2008 का डेटा आपके पास 40 है। तो 120 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। इसको तो सॉल्व ही नहीं करना है, इसको तो रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को कम बताना है आंसर। ये वैल्यू तो ज़्यादा आएगी क्योंकि ऊपर 60 है ऑलरेडी, तो ये ज़्यादा हो जाएगी, 100% से ज़्यादा हो जाएगी। इसके कंपेयर में तो 2007 का ही आंसर हो जाएगा, तो उसको हटा दीजिए। 2011 को देखिए और 2010 को देखिए आप। 2011 का डेटा आपके पास 120 है और 2010 का डेटा 100 है। 120 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये 20% आया। तो यहाँ पे 2011 का 20% लिख दिया। अभी तक आंसर 2011 हो गया। अब 2012 का देख लीजिए। 2012 का डेटा आपके पास 130 है और 11 का 120 है, तो 130 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10/120 गुणा 100। ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, यानी 100/12 आ गया। और 12 8 96 होता, तो ये लगभग 8% के आसपास आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 2012 का 8% लिख दे रहे हैं। ऐसे ही आप 2013 का चेक कर लीजिए। 2013 का डेटा आपके पास 140 है, उसके पिछला वर्ष जो 2012 है उसका 130 है, तो 140 माइनस 130 10 बचा, नीचे कितना आएगा 130 है ना। ये 100 हो गया, 0 से 0 कटा, ये 100/13 आ जाएगा। ये और कम आ जाएगी वैल्यू, है ना। जब नीचे 12 था तब 8% आ रहा था, अब नीचे और बड़ी संख्या होगी 13 हो गई, तो 8% से और कम आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2013 हो गया। 90 क्वेश्चन में पूछा है, यदि वर्ष 2005 में उत्पादन 10,000 इकाई था तो वर्ष 2009 में उत्पादन कितना था। आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, ये 10,000 यूनिट 2005 का है। फिर 2006 में 40% इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2007 में ये कितना इंक्रीमेंट हुआ 50, तो यहाँ पे फिर 50% इंक्रीमेंट करा दीजिए। ऐसे ही करते हुए आप 2009 तक चले जाइए, ठीक है। 2009 का डेटा कितना है 140, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया 220 हुआ ना। ये ऐसे डैश डैश करके मैंने कुछ वर्षों का लिखा नहीं, इनको आप गुणा करेंगे तो आपको ये 64 680 मिल जाएगा, बी ऑप्शन। आसान है ना, बस गुणा करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस टेबल को देखिए, यहाँ पे अलग अलग महीने का अलग अलग शहरों का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये बस देखने वाला सवाल है। 91 पढ़िए। 1 नवंबर मार्क कर लीजिए। 1 नवंबर को ओंटारियो के अधिकतम तापमान, ओंटारियो को मार्क कर लीजिए। और नवंबर में कितना है 4 है, नवंबर में ही देखेंगे ना। और 1 जनवरी को भुज के, 1 जनवरी को मार्क कीजिए, भुज को मार्क कीजिए, और यहाँ पे न्यूनतम बताना है, तो यहाँ पे -7 है। अब इनके बीच में अंतर बताना है, तो 4 माइनस अंतर में घटाओगे ना -7 हो जाएगा, तो ये कितना बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है।
92 में क्रमशः किस महीने में काबुल का अधिकतम तापमान दूसरा सर्वाधिक और सिडनी का न्यूनतम तापमान सर्वाधिक है? तो यहाँ पे आप काबुल को पकड़ लीजिए, पहले काबुल को देखा और यहाँ पे सबसे अधिकतम कौन है, अधिकतम वाली टेबल ये है, सबसे अधिकतम तो 45 दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे दूसरा सर्वाधिक बताना है, यानी 45 को आप पिकअप नहीं करेंगे, ठीक है, आप 37 को करेंगे क्योंकि ये दूसरा सर्वाधिक है। तो यहाँ पे 37 मार्क कर लिया। और 37 है किस महीने का, ये 1 अक्टूबर का है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मंथ पूछ रहा है। इसी तरीके से आप सिडनी को देख लीजिए, सिडनी कहाँ रही, ये सिडनी रही, इसका न्यूनतम तापमान -11 है और ये किस महीने का है, 1 जनवरी, यानी उत्तर निकल के आया 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 93 देखिए, भुज के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच दूसरा सर्वाधिक अंतर किस महीने में है? भुज को यहाँ पे देखो, पहले भुज को देखा, अंतर निकालते जाइए, अधिकतम 24 है, न्यूनतम 14 है, डिफरेंस कितना हुआ 10 का। फिर अक्टूबर महीने में देख लीजिए, 35 - 21 कीजिए, 35 - 21, ये कितना आया, ये 4 बचा, ये 1, 14 बचा। फिर आगे कर लीजिए, 19 - 8, ये 11 हो गया, है ना। फिर 9 - 2 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। फिर -4, ये प्लस हो जाएगा तो ये +3 आ जाएगा। अब यहाँ पे बताना है कि दूसरा सर्वाधिक अंतर, सबसे ज़्यादा अंतर कौन सा है, 14 है, लेकिन 14 को पिक नहीं करना है, पिक किसको करना है, जो दूसरा सर्वाधिक अंतर है। तो दूसरा सर्वाधिक अंतर 11 है और 11 किस महीने का है, ये 1 नवंबर का है। समझ आया ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हो सकता है फॉन्ट आपको छोटा दिख रहा हो, आप रोटेशन पे देखिए प्लीज़। हाँ 94 में बताना है बीजिंग का औसत अधिकतम तापमान कितना है। अधिकतम इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे दो टेबल हैं, देखिए यहाँ पे बीजिंग में अधिकतम भी है न्यूनतम भी है, सब में ऐसे ही है। तो यहाँ पे अधिकतम में एवरेज बताना है, सभी को जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 8.6 आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए 95 में पूछा है 1 सितंबर को बीजिंग के न्यूनतम तापमान, 1 सितंबर को बीजिंग पे जाइए, न्यूनतम पे जाइए, 9 है, आगे बढ़िए। और 1 अक्टूबर को ओंटारियो के अधिकतम तापमान, 1 अक्टूबर देखा और ओंटारियो देखा और यहाँ पे अधिकतम देखना है, तो अधिकतम देख लिया, 15 हो गया, दो डेटा सामने आए, इनके बीच में अनुपात बताना है, तो ये 9/15 हो जाएगा, ये 15 था ना, तो यहाँ पे 3 से भाग कर दीजिए, 3 3 9, 3 5 15, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हम लोगों का तीसरा टेबल के क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट और कर लीजिए, ये पाई चार्ट वाला देखिए, इसको यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा उसके विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए गए समय विभाजन को दर्शाता है। खेलकूद में इतना समय जा रहा है, विश्राम में इतना, विद्यालय में इतना, इस तरीके से। 96 में पूछा गया विद्यालय में व्यय किए गए समय का प्रतिशत के फॉर्म में बताना है। विद्यालय में समय कितना जा रहा है, 105 डिग्री, ये 360 डिग्री में है, ठीक है, 100% में नहीं है। इसको परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 360 डिग्री से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाती है। इसको आप भाग कर लेना तो ये लगभग 29% कुछ आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपको 30% दिख रहा है ऑप्शन, तो लगभग 30% आंसर हो जाएगा। चलिए 97, वह खेल कूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय व्यय करता है। देखिए यहाँ पे खेल कूद का विश्राम से कंपेयर कराना है। खेल कूद का 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हमने परसेंट में चेंज किया, 360 से भाग किया और इसको सॉल्व किया तो ये 8.33 आया। ऐसे ही विश्राम का निकाल लिया, विश्राम का 120 डिग्री है, इसको परसेंट में चेंज किया तो ये 33.33 आ गया। अब पूछा जा रहा है कि ये 8.3 इस 33.33 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 1/4 तो दिख रहा है क्लियरली, 1/4 का मतलब 25% हो गया, तो सी हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 98 में क्या है, 98 में पूछ रहा है यदि खेल कूद में गृह कार्य जितना समय व्यय करे, खेल कूद में हो कितना रहा 30 डिग्री, गृह कार्य का है कितना 45 डिग्री। अभी बोल रहे हैं कि खेल कूद का समय जो है वो गृह कार्य के बराबर करना है। खेल कूद को गृह कार्य बनाने में 15 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा, तभी ये 30 डिग्री 45 डिग्री होगा। अब आगे पढ़िए, शेष कार्यों में व्यतीत हुआ समय स्थिर रहे तो विश्राम में कितने समय की कटौती होगी। इसको कांस्टेंट रखना है, इसको कांस्टेंट रखना है। विश्राम 120 डिग्री आपको दिख रहा है, 15 डिग्री जो यहाँ पे बढ़ाए हो, यहाँ पे 15 डिग्री कम करना पड़ेगा, तभी तो पूरा 360 होगा, है ना। विश्राम पहले कितना था 120 डिग्री, बाद में कितना हो गया 15 डिग्री घटा दीजिए तो 105 डिग्री बचा। अभी जो कमी आई है इसी को प्रतिशत कमी में दिखा दीजिए। तो प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, अपन में क्या लिखेंगे, छोटी वैल्यू लिखेंगे या बड़ी वैल्यू, प्रतिशत कमी निकालनी है। और कमी कब आएगी, जब यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी, 120 लिखोगे
ठीक है, यहाँ पे 100 से गुणा कर देना तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। 99 में पूछा गया है विद्यालय एवं गृह कार्य में व्यय हुए समय में अंतर बताइए। यहाँ पे सिंपली आप डिफरेंस निकाल दीजिए। विद्यालय 105 है, 105 डिग्री है, और गृह कार्य 45 है। और चूंकि यहाँ पे घंटों में बताना है तो हम 24 से गुणा कर देंगे। डिफरेंस कैसे निकालोगे, 105 माइनस दूसरा कितना है 45 अपॉन 360 करोगे, है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 24 घंटे कर देना। इसको सॉल्व कीजिए, 105 से 45 घटाइए, पहले 100 में से 40 घटा दीजिए, एक ही बात है, तो ये 60 बचा, नीचे 360 बचा इंटू 24, तो ये 6 बार कट गया और 6 से 24 कट गया 4 बार, 4 घंटे का डिफरेंस आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 100 पढ़िए, यदि वह गृह कार्य के समय का 1/3 भाग गणित पर व्यय करे। गृह कार्य के समय का 1/3 भाग गणित पर व्यय कर रहा, तो पहले गृह कार्य में जो समय लग रहा है वो निकाल लीजिए। गृह कार्य 45 डिग्री है, इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, घंटे में कन्वर्ट करना, 24 से गुणा करोगे, 45 से 360 कट जाता है, 8 बार कट जाता है, तो ये 24/8 हो जाएगा, ये 3 घंटा आ जाएगा। ये 3 घंटे का हो गया गृह कार्य का समय। अब बोल रहे हैं इसका 1/3 भाग, तो 3 का 1/3 भाग कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा गणित पर दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 आवर। ये होमवर्क के लिए जो 3 घंटा निकला था, 3 घंटे में उसने 1 घंटा गणित को दे दिया, बाकी कितना घंटा बचा, 2 घंटा बचा, तो बाकी 2 घंटे में बाकी बचाओं का वो होमवर्क कर लेगा, तो 2 घंटा हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।